आज की इस गहरी चर्चा में हम टेक दुनिया की एक ऐसी विशाल और थोड़ी रहस्यमयी कंपनी को डिकोड करेंगे जिसके बारे में सुना तो लगभग सबने है। पर असल में वो करते क्या हैं, ये बहुत कम लोगों को ही स्पष्ट रूप से पता है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं ओरेकल की। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास स्रोतों का एक बहुत ही शानदार जखीरा है। जैसे कि ग्रेट लर्निंग का विस्तृत एसक्यूएल ट्यूटोरियल है हमारे पास। हाँ, और गुड वर्क की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी है। साथ ही एरिक किम्बलिंग का ओरेकल क्लाउड ईआरपी पर किया गया विश्लेषण और फॉर्मूला 1 से रेड बुल रेसिंग का एक केस स्टडी भी है। इतने अलग अलग स्रोत हमें इस शेप शिफ्टिंग टेक दैत्य के बिजनेस मॉडल को समझने में बहुत मदद करेंगे। सही कहा, मतलब हमारा मकसद ही यही है, ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक कंपनी जिसकी शुरुआत CIA के एक प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी, वो आज टिकटॉक के एल्गोरिदम से लेकर फॉर्मूला 1 कारों के इंजन तक सब कुछ कंट्रोल कर रही है। चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। ओरेकल कोई आम सिलिकॉन वैली कंपनी नहीं है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके को-फाउंडर लैरी एलिसन फाइटर जेट उड़ाते हैं। हाँ, नौकाओं की रेस में भी हिस्सा लेते हैं। उनकी लाइफस्टाइल काफी चर्चा में रहती है। और कभी-कभी दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बन जाते हैं। कंपनी का रेवेन्यू $57 बिलियन के पार है। पर सवाल यह है कि ये पैसा आ कहां से रहा है। देखो, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी चकाचौंध के पीछे जो असली इंजन है वो सुनने में बहुत ही साधारण है, शायद थोड़ा उबाऊ भी लगे। डेटाबेस मैनेजमेंट। राइट, बिल्कुल। डेटाबेस। आज की आधुनिक दुनिया, ग्लोबल सप्लाई चेन, बैंकिंग सिस्टम, सब कुछ इन्हीं पर टिका है। गुड वर्क की रिपोर्ट में भी इसी बात पर जोर दिया गया है ना, बिल्कुल। कि डेटाबेस भले ही कोई ग्लैमरस शब्द ना हो, लेकिन यही वो तिजोरी है जहां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अपना डेटा रखती हैं। सही बात है। ग्राहकों का लेन देन हो या कर्मचारियों का पेरोल, ये सब एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के बिना नहीं चल सकता। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, जैसे पुराने समय में लोग डेटा एक रजिस्टर या लेजर में लिखते थे। हाँ, होटल के ग्राहकों की जानकारी या ऐसा ही कुछ। पर जब डेटा बहुत बड़ा हो जाता था तो उसमें से मान लीजिए किसी रोहन नाम के व्यक्ति को खोजना हो तो वो तो नामुमकिन सा हो जाता था। और यहीं से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS का जन्म हुआ। ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो करोड़ों डेटा पॉइंट्स को पलक झपकते ही प्रोसेस कर सकता है। पर हम इस डेटाबेस से बात कैसे करते हैं? ग्रेट लर्निंग के स्रोत से पता चलता है कि इसके लिए SQL का इस्तेमाल होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हाँ, SQL। जैसे हम आपस में बात करने के लिए हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटाबेस को निर्देश देने के लिए SQL का इस्तेमाल होता है। ये कोई सामान्य प्रोग्रामिंग कोड नहीं है। तो ये काम कैसे करता है? थोड़ा आसान शब्दों में अगर समझा सके। देखिए, इसमें क्वेरीज होती हैं। ये डेटाबेस से सवाल पूछने का तरीका है। इसमें कई कमांड्स होते हैं, जैसे DDL यानी डेटा डेफिनेशन, DML यानी डेटा मैनिपुलेशन। और DCL और TCL भी होते हैं ना? बिल्कुल। डेटा कंट्रोल और ट्रांजैक्शन कंट्रोल। क्रिएट कमांड से टेबल बनती है और ग्रांट या रिवोक से किसी यूजर को डेटा देखने की परमिशन दी या ली जा सकती है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है जब हम अलग अलग टेबल्स को जोड़ने की बात करते हैं। जैसे एक टेबल में छात्रों के नाम है और दूसरे में उनके मार्क्स। इसे जॉइंस कहते हैं। SQL का जादू असल में जॉइंस में ही है। वो कैसे? मान लीजिए आपको दो टेबल्स का सिर्फ कॉमन डेटा चाहिए, तो आप इनर जॉइन का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक टेबल का पूरा डेटा और दूसरे का सिर्फ कॉमन डेटा चाहिए, तो लेफ्ट या राइट जॉइन। और फुल जॉइन मतलब सब कुछ एक साथ देखना? बिल्कुल सही। इसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डेटा को क्रॉस रेफरेंस करना बहुत आसान बना दिया। लेकिन सिर्फ डेटाबेस और SQL से कोई $57 बिलियन कैसे कमा सकता है? ये सोचने वाली बात है। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़ के देखें, तो गुड वर्क की रिपोर्ट इसमें बहुत अहम जानकारी देती है। डेटाबेस बहुत स्टिकी होते हैं, चिपचिपे। स्टिकी से आपका मतलब है कि एक बार फंस गए तो निकलना मुश्किल है। हाँ, एक बार किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी का सारा कस्टमर और फाइनेंस डेटा ओरेकल के सर्वर पर चला गया, तो उसे बाहर निकालना बहुत ही जोखिम भरा और खर्चीला होता है। तो कंपनियां उसे बदलने की सोचती ही नहीं है। और ओरेकल ने इस बात को बहुत जल्दी समझ लिया। उन्होंने सोचा कि जब डेटा हमारे पास है, तो हम वो सॉफ्टवेयर भी क्यों ना बनाएं जो इस डेटा का इस्तेमाल करते हैं। यहीं से ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की एंट्री होती है। ये शब्द अक्सर बहुत कंफ्यूज करता है। एरिक किम्बरलिंग के विश्लेषण से इसे आसानी से डिकोड किया जा सकता है। ERP कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है,
ये किसी भी विशाल कंपनी के फाइनेंस, एचआर, सप्लाई चेन सबको एक प्लेटफॉर्म पर ले आता है। इस मॉडल पुराने स्कूल वाला रहा है, बहुत ही सख्त और कॉर्पोरेट हार्ड बॉल खेलने वाला। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस रिपोर्ट के तथ्य रख रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ग्राहकों को कड़े लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में बांधा है। अगर किसी क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट की सीमा से बाहर जाकर कोई एक्स्ट्रा फीचर इस्तेमाल किया तो उन्हें भारी पेनल्टी बिल थमा दिए जाते हैं। सुनने में ये थोड़ा रूखा लगता है, पर शायद इसी रणनीति ने उन्हें इतना सफल बनाया। पर सवाल यह है कि कंपनियां फिर भी उनके साथ क्यों बनी रहती हैं? तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? विकल्प क्यों नहीं खोजते वो? क्योंकि विकल्प न होने की सबसे बड़ी वजह है मिशन क्रिटिकल रिलायबिलिटी। कोई भी ग्लोबल बैंक या एयरलाइन अपना सिस्टम डाउन होना अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर 1 मिनट के लिए भी सिस्टम बंद हुआ तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। ओरेकल का आर्किटेक्चर हाई अवेलेबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। उनके पास ओरेकल RAC यानी रियल एप्लीकेशन क्लस्टर्स जैसी तकनीक है। मतलब अगर एक सर्वर फेल हो जाए तो दूसरा बिना रुके काम संभाल लेता है। हाँ, बिना किसी डाउन टाइम के। इसके अलावा डेटा गार्ड और ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट जैसे फीचर्स हैं जो आपदा के समय डेटा रिकवरी सुनिश्चित करते हैं। इस रिलायबिलिटी का सबसे शानदार उदाहरण रेड बुल रेसिंग का केस स्टडी है। फॉर्मूला 1 की दुनिया, ये असल में डेटा और इंजीनियरिंग की रेस है। बिल्कुल। जब रेड बुल पावर ट्रेन्स ने 2026 के लिए अपना खुद का इंजन बनाने का फैसला किया तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कंप्यूटेशनल पावर की थी। क्योंकि नए नियमों के तहत इंजन में इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ जाएगा, उन्हें पहले से कहीं ज्यादा सिमुलेशन करने होंगे। स्रोत में इंजीनियर जोशुआ हिगिंस बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर या OCI का इस्तेमाल किया। यहाँ OCI का चुनाव बहुत अहम है। उन्होंने बेयर मेटल सर्वर्स और HPC यानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया। बेयर मेटल का मतलब एक पूरा फिजिकल सर्वर डेडिकेटेड रूप से मिलना है ना, बिना वर्चुअलाइजेशन के। सही कहा। इससे उन्हें वो रॉ स्पीड मिलती है जो इंजन के अंदर हवा और ईंधन के बहाव को सटीकता से सिमुलेट करने के लिए जरूरी है। फॉर्मूला 1 में तो जीत और हार कुछ मिलीसेकंड से तय होती है। इसीलिए ऐसी अनकॉम्प्रोमाइज्ड परफॉर्मेंस उनके लिए क्रिटिकल है। रेड बुल का ये उदाहरण हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के युग की तरफ भी ले जाता है। एक समय था जब ओरेकल सिर्फ ऑन प्रेमाइज सिस्टम बेचता था। फिर अमेज़न, AWS और माइक्रोसॉफ्ट का दबदबा बढ़ने लगा। तो ओरेकल ने क्लाउड मार्केट में जगह कैसे बनाई? एरिक किम्बर्लिंग के विश्लेषण में इसका जिक्र है। उन्होंने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह ERP क्लाउड सॉफ्टवेयर पर फोकस किया। छोटी कंपनियों के लिए नेटस्वीट खरीदा और बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए ओरेकल ERP क्लाउड तैयार किया। आपको याद होगा, एक दशक पहले ओरेकल के फ्यूजन प्रोजेक्ट का काफी मजाक उड़ा था। हाँ, उसे रिलीज होने में सालों लग गए थे और कई तकनीकी दिक्कतें भी आई थीं। पर आज उसी फ्यूजन ने उन्हें क्लाउड की रेस में सबसे आगे कर दिया है। उनका क्लाउड नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर अब पूरी तरह तैयार है। और इसी फाउंडेशन की वजह से वे बेहतरीन AI और मशीन लर्निंग इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। इसमें हाइपीरियन के अधिग्रहण का भी बड़ा रोल है। बिल्कुल। एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंपनी हाइपीरियन ने उनके डेटा एनालिटिक्स को बहुत मजबूत कर दिया है। आज उनका AI सिर्फ चैटबॉट नहीं है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस करता है, सप्लाई चेन में कच्चे माल की कमी का पहले से अनुमान लगा सकता है। लेकिन एरिक किम्बर्लिंग के स्रोत में विफलताओं का सच भी उजागर किया गया है। कई कंपनियों के ओरेकल ERP क्लाउड इंप्लीमेंटेशन फेल भी हुए हैं। और जब प्रोजेक्ट फेल होता है तो करोड़ों डूब जाते हैं। लोग अक्सर सॉफ्टवेयर को दोष देते हैं। पर किम्बर्लिंग स्पष्ट करते हैं कि अक्सर यह सफलता सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं, बल्कि बड़ी कंपनियों की अपनी अंदरूनी जटिलताओं और चेंज मैनेजमेंट की कमी के कारण होती है। कंपनियां अपने पुराने काम करने के तरीके को बदलना नहीं चाहती हैं। हाँ, और कुछ पुरानी खूबियां जैसे मैन्युफैक्चरिंग में मेक टू ऑर्डर जैसी जटिल प्रक्रियाएं अभी भी क्लाउड में पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं। इसलिए सॉफ्टवेयर चुनते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। खैर, अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ओरेकल सिर्फ एक डेटाबेस कंपनी नहीं रह गई है। ये लगातार खुद को बदल रही है। बिल्कुल। डेटा मैनेजमेंट से क्लाउड कंप्यूटिंग और अब प्रोजेक्ट टेक्सास के तहत टिकटॉक के अमेरिकी यूजर्स का डेटा संभालने की जिम्मेदारी भी ओरेकल के पास ही है। और OpenAI के साथ उनकी बड़ी पार्टनरशिप भी है। जहां भी क्रिटिकल डेटा है वहां ओरेकल ने अपनी जगह बना ली है। ये सर्वाइवल की एक बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन इस चर्चा का अंत करते हुए इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा पहलू जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या है?
ओरेकल ने अपना भविष्य काफी हद तक एआई की दौड़, खासकर ओपन एआई की सफलता से जोड़ दिया है। उन्होंने बहुत सारा पैसा और संसाधन इसमें लगा दिए हैं। $1 बिलियन की डील की है उन्हें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए। स्रोत बताते हैं कि इसे कई लोग सर्कुलर डील कह रहे हैं। क्लाउड प्रोवाइडर्स खुद एआई कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं और वो कंपनियां उसी पैसे से वापस कंप्यूटिंग पावर खरीद रही हैं। ये तो बहुत बड़ा रिस्क लगता है। बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या ओपन एआई का असली रेवेन्यू उन अरबों डॉलर्स के कंप्यूटिंग खर्च को पूरा कर पाएगा जो उसे ओरेकल को चुकाने हैं? और अगर नहीं कर पाया तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ओरेकल किसी बहुत बड़े एआई बबल के फूटने के खतरे के मुहाने पर खड़ा है? अगर ये बबल फूट गया तो उनके इतने विशाल डेटा सेंटर्स का क्या होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या उनकी ये सबसे बड़ी छलांग उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है? ये आने वाले समय में टेक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है।